नमस्कार। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हैं हम और मैं हूं आपके साथ ऋतु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ आशीष पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। राजस्थान के भिवाड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। इसके बाद भीषण आग लग गई है। दर्दनाक हादसे में 7 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि कुछ अभी भी अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। 4 छात्र संघ पदाधिकारियों समेत 5 छात्रों को 2 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट किए जाने पर बवाल मचा है। छात्र आंदोलन पर अड़े हैं तो प्रशासन सख्त रुख अपनाया हुआ है और इस बीच कन्हैया कुमार की नारेबाजी का एक वीडियो भी विवादों में आ गया है। और आज से भारत में एआई की दुनिया का सबसे बड़ा महासम्मेलन शुरू हो रहा है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस एआई समिट में तकरीबन 65 देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इसके लिए भारत मंडपम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें, जिन पर आज सिलसिलेवार तरीके से जानकारी आप तक साझा करेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहली अहम खबर के साथ। राजस्थान के भिवाड़ी से खबर है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की जानकारी मिली। यह बड़ा हादसा हुआ और वहीं आग की चपेट में आने से 7 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर ये। और उनके शव बाहर निकाल लिए गए, जबकि 2 मजदूर अब भी फैक्ट्री के अंदर फंसे बताए जा रहे हैं। देखिए, घटना के समय फैक्ट्री में तकरीबन 25 मजदूर काम कर रहे थे। आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। वहीं एटीएम सुमिता मिश्रा के मुताबिक पुलिस को गश्त के दौरान फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो देखिए, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 9 लोग अंदर फंसे हुए थे। इनमें से 7 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 2 लोग जिनको निकालने का प्रयास जारी है। तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और घटनास्थल पर डीएसपी मौजूद रहे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भिवाड़ी एसपी और एडीएम के भी जल्द मौके पर पहुंचने की सूचना है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार निरंतर जारी है। देवेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख करते। देवेंद्र, ये घटना जो सामने आई है, ये कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर पेश करती है। ये भीषण आग की तस्वीर, ये आग का तांडव भिवाड़ी में जो देखने को मिला, इसमें 7 जिंदगियां यहां पर चली गई और ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों के अभी भी फंसे होने की जानकारी मिली। क्या उनको बाहर निकाल लिया गया है? रेस्क्यू कैसे चल रहा है, बताइएगा। देखिए, 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उनका इलाज के लिए उनको दिल्ली रेफ़र किया गया है, क्योंकि उनकी हालत बेहद गंभीर है। और यहाँ जो मौजूदा भिवाड़ी में और खुशखेड़ा में जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो उनके मुताबिक नहीं थी, इसलिए उनको दिल्ली रेफ़र किया गया है। जो जिला कलेक्टर का जो बयान है, आरतिका शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फैक्ट्री कई महीनों से बंद पड़ी थी और ये फैक्ट्री रीको में गारमेंट फैक्ट्री के तौर पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें इसमें काम की परमिशन थी। लेकिन इसमें पटाखों से जुड़ा हुआ कार्य जो हो रहा था अवैध रूप से, और उसके लिए भी मजदूरों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जो पुलिस के सूत्र हैं, उसमें कुछ लोगों को खाने पीने के सामान भी कमरों के अंदर रखा गया था, जो जल के खाक हुआ है। जो 7 लोग मरे हैं, उनकी पहचान नामुमकिन परिस्थितियों में हुई है, क्योंकि उन्हें उनके शव को पोटली में भरकर रखा गया। उनके डीएनए की जांच के बाद ही उनकी पहचान की जा सकेगी। ये बताए जा रहे हैं बिहार के ये मजदूर हैं और इनकी मौत हुई है। जो 2 लोग हैं वो भी बिहार के हैं और वो भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने बयान दे सकें। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस बात को लेकर है कि आखिर इसमें ये फैक्ट्री में जो काम था ये कब से हो रहा है और क्यों इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, इसके लिए कौन कौन दोषी हैं। आपने जिक्र किया कि ये गारमेंट फैक्ट्री थी और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पटाखों के बनाने का भी काम किया जा रहा था। ऐसे में बात उठ जाती परमिशन की और साथ ही साथ आपने जिक्र किया कि ये फैक्ट्री बंद भी थी। सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि क्या ये वैध फैक्ट्री थी या नहीं थी, इसको लेकर किसी तरह की परमिशन दी गई थी या नहीं दी गई थी, वो अंदर खाने जानकारी क्या है? देखिए, G1118 नाम से इस फैक्ट्री का नंबर है और ये रीको जो राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी एक फैक्ट्री थी, जिसको
गारमेंट की फैक्ट्री के तौर पर यूज करने की परमिशन मिली हुई थी। लेकिन पिछले कई महीनों से फैक्ट्री अब बंद थी और इसमें अचानक 3 महीने पहले ही कुछ काम शुरू हुआ, जो कि आसपास के जो लोग पुलिस को या चश्मदीद गवाहों ने जो बताया है, उसमें कुछ तकरीबन 20 से 22 मजदूर जो थे वो मौके पर मौजूद थे। 9:33 पे जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें 9:33 पे पहला धमाका हुआ। उसके बाद एक के बाद एक 3 धमाके हुए। 3 धमाकों के बाद जो बगल में ही कुछ दूरी पर ही पुलिस स्टेशन जो मौजूद था, वहां से वहां की जो गश्त है वो सबसे पहले पहुंची है। उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा जो थी नहीं, जाहिर है परमिशन थी नहीं, ऐसे में अंदर अनियमितताएं भी बहुत होंगी, ऐसे में कि जो प्रबंधन है पूरा वो कहां पर है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बारे में कुछ पता चल पाया है, उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, जो कलेक्टर ने जो बयान दिया है मीडिया में, उसमें साफ तौर पर फैक्ट्री के जो मालिक है उसको बुलाया गया है। मैनेजर जो है वो पुलिस के इस वक्त पूछताछ पुलिस उससे कर रही है। और साथ में ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जब महज कुछ दूरी पर रही है थाने पे, तो ऐसे में इस तरह की जो अवैध गतिविधि लगातार 3 महीने से हो रही थी, उसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को क्यों नहीं, उसको लेकर भी है। क्योंकि जांच अभी इस वक्त पुलिस की शुरू हुई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो 7 लोग मर गए, जिनके परिवारों से अलग हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है और इस तरह की घटनाएं क्या भविष्य में रुक जाएंगी, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की जो ढीली पकड़ हुई है उस पर भी सवालिया निशान साफ तौर पर इस घटना के बाद लगाया जा रहा है। ये भी बताइएगा, ये जो लोकेशन है जहां ये केमिकल फैक्ट्री थी, उस लोकेशन पर क्या कुछ दूरी पर रेजिडेंशियल एरिया भी है, वहां पर लोग भी रहा करते होंगे? क्योंकि इस तरीके की जब तस्वीर सामने आती है, कनेक्ट किया जाता है कि आसपास में कितनी इमारतें हैं, कितने लोग हैं। अगर वो इसकी जद में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा और हादसा हो सकता था। अभी तो 7 ही जिंदगियां गई हैं, अगर इमारतें सटी होती तो ये तस्वीर और ज्यादा विकराल ले सकती थी रूप। देखिए, तस्वीर बहुत ज़्यादा ही विकराल थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट्स ये थे, इंडस्ट्रियल एरिया ये था और उसमें आसपास की फैक्ट्रियों तक ये आग नहीं पहुंची। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि सुबह 9:30 बजे की ये घटना को आग बुझाने में 2:30-3 बजे तक का वक्त लग गया और दमकल गाड़ियों में जो दमकल कर्मी थे उन्हें आग के इस तपत और आग की जो भयावहता के चलते शवों तक पहुँचने में ही घंटे भर से ज़्यादा का वक्त लग गया। तब तक चीख पुकार जो थी वो 2-3 लोगों की जो निकाले जाने की संभावनाएं थी वो भी लगभग बामुश्किल जो है वो पहुंच पाए हैं दमकल कर्मी। तो कहीं ना कहीं अवैध रूप से इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, उसमें पटाखे जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। गत्तों की संख्या, जो कागजों की संख्या थी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक के बाद एक 3 धमाके हुए और उसने पूरी फैक्ट्री को एक आग के गोले में तब्दील कर दिया। और उस घटना में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग आज भी जीने और मरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ देवेंद्र, फैक्ट्री जब बनती तो तमाम तरह की इंस्पेक्शंस होते हैं और इस दौरान ये भी देखा जाता है कि कभी आग लग गई तो उसके लिए किस तरह से फैक्ट्री में तैयारी रहेगी ताकि घटना को बड़ा ना होने दिया जाए। ऐसे में क्या वो फेल्योर भी नजर आता है? क्योंकि वहां पर अगर जैसे ही आग लगी, अगर कुछ लोग और होते तो वो आग बुझाने का प्रयास कर सकते थे जब तक कि फायर ब्रिगेड आती। क्या उस मानक को पूरा करती हुई फैक्ट्री नजर आएगी? और अगर नहीं आए तो क्या एनओसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर क्या अभी चल रही है वहां पर बातें? देखिए, साफ तौर पर ये रीको की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर इसको परमिशन दी गई, वहां पे कैसे फैक्ट्री शुरू हो गई और उसकी इंफॉर्मेशन उद्योग विभाग और रीको को क्यों नहीं पहुंच पाए। उससे ज्यादा जो लापरवाही है वो स्थानीय पुलिस की है कि अक्सर जो गश्त की गाड़ियां हैं वो लगातार वहां पे घूमती रही हैं। ऐसे में अगर किसी फैक्ट्री में लगातार 3 महीने से बंद है और अचानक उसमें काम शुरू हुआ है और मजदूर अगर इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं, विस्फोटक से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी जो है वो साफ तौर पर बनती है। और यही सवाल जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ विधानसभा में जब बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर उठाया, सरकार और गृह मंत्रालय और पुलिस और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए कि 7 लोगों की जिंदगी आ गई है, जिम्मेदारी कौन लेगा? वो अपने परिवार को पाल रहे थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम तरह के प्रश्न है जो उठते हैं और पुलिस की नाक के नीचे तमाम चीजें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में और बात करते हैं देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से छात्र राजनीति और प्रशासनिक टकराव के केंद्र में आ गई है। छात्र संघ के 4 शीर्ष पदाधिकारियों समेत 5 छात्रों को 2 सेमेस्टर के लिए रेस्टिकेट किए जाने के फैसले के बाद कैंपस का माहौल गर्मा गया है। छात्रों का कहना है कि जब तक निष्कासन आदेश रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उनका आरोप है कि प्रशासन छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। निष्कासित छात्रों पर कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
साथ ही यहाँ पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कुछ अन्य छात्र हैं जिन पर 19,000 का जुर्माना। छात्र संघ का कहना है कि ये कार्रवाई छात्र राजनीति को कमजोर करने की कोशिश है और जिन पदाधिकारियों को हटाया गया है उनके कार्यकाल को भी जानबूझकर प्रभावित किया गया। फिलहाल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई नरमी के संकेत नहीं मिले हैं। और दूसरी ओर यूजीसी की गाइडलाइंस पर रोक लगने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यूजीसी के समर्थन में कभी जेएनयू में प्रदर्शन हो रहा है तो कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में बवाल हो रहा है। इसी बीच जेएनयू से एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की नारेबाजी के वीडियो पर भी विवाद हो गया है। यह वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा जब कन्हैया कुमार जेएनयू पहुंचे थे, जहां उन्होंने 4 पदाधिकारियों और पूर्व यूनियन अध्यक्ष नीतीश कुमार को 2 सेमेस्टर के निकालने के फैसले को गलत बताया और फिर छात्रों के साथ केंद्र और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस वीडियो में दरअसल वो डफली बजा रहे हैं और बाकी छात्र जोर जोर से नारा लगा रहे हैं। यानी कि ये मामला अब गर्मा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर ओर इस वक्त इसी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। कन्हैया कुमार का जब जिक्र आता है वो पुरानी तस्वीर भी आपको याद आ जाएगी। और ये चेतावनी रैली जो उन्होंने निकाली जिसमें डफली बजाने का उनका जो ये अंदाज है, उसके साथ ये नारों का सिलसिला, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से नाराजगी है। और यहाँ पर जो छात्र राजनीति को लेकर जिक्र करते हुए नजर आए कि छात्र राजनीति को भी अंडर प्रेशर में किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे जानकारी उनसे लेते हैं। रजनीश, हम देखते हैं तस्वीर दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के जेएनयू तक एक ही अभी नजर आ रही है। दोनों तरफ अगर देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन और इसी तरीके की नारेबाजी। दूसरी तरफ एक और पिक्चर आती है जिसमें चेतावनी रैली को लेकर कन्हैया कुमार रैली निकालते हैं और उस रैली के जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास करते हैं। डफली बजाते हुए उनका जो ये अंदाज है, साथ ही साथ नारेबाजी की जो तस्वीर है, इन तमाम डॉट्स को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए ऋतु, जेएनयू लगातार विवादों में रहा है, इस समय भी है और जिस तरीके से उसका पुराना इतिहास है वो इससे बिल्कुल इतर नहीं है। जहाँ तक बात इस चेतावनी रैली की है तो आपको याद होगा कि इसके पीछे का बैकग्राउंड भी आप जानती होंगी। पीछे कुछ समय पहले जेएनयू की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें को लगाया गया था, तमाम जो है वो हैंड रिकॉग्निशंस को लगाया गया था, जहाँ पर तमाम छात्र संगठन के जो पदाधिकारी थे वो और लेफ्ट विंग के जो लोग थे वो उन्होंने तोड़फोड़ की, मशीनों को तोड़ा और तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन की प्रॉपर्टी थी। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें जेएनयू छात्र संघ के 3 पदाधिकारी और 2 अन्य छात्र, यानी टोटल 5 छात्र, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव और एक और संयुक्त सचिव, ये 3 पदाधिकारी जो है इसमें साफ तौर पे दिखे, जिसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और इन तमाम लोगों को निष्कासित कर दिया गया। फिर तो ये सवाल उठेगा रजनीश की क्या टुकड़े टुकड़े गैंग को फिर से एक्टिव करना चाहते हैं कन्हैया कुमार? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से यूजीसी वाला जो मामला चल रहा है, उस यूजीसी वाले मामले को जेएनयू की धरती से एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर तौर पे जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो रुचि तिवारी के साथ हुआ वो उसका पीछे का सारी चीजें यही थी, यूजीसी को लेके ये पूरा मामला था। इसके बाद आप चाहे आप जेएनयू को देख लीजिए, तमाम जगह दोनों ही यूनिवर्सिटी में इस समय इस मुद्दे को जोर शोर से गर्म करने की और इसको पूरे देश भर में फैलाने की और कहीं ना कहीं छात्रों को कुछ गुटों में तोड़ने की जो है कोशिशें की जा रही है ताकि इस मुद्दे को जो जीवित रखा जा सके। 16 मांगे रखी गई इस रैली के जरिए। तो अब ये क्या रुख जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है? अगर हम देखें यूनिवर्सिटी प्रशासन का, क्या वो छात्रों के आगे झुक रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, या फिर जिस तरीके का अल्टीमेटम दिया गया है यहाँ पर उसका किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे सूरत हाल को?
देखिए, जो 16 सूत्री मांगे जो यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं या फिर जो छात्र हैं, संगठन है या छात्र हैं जेएनयू के, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये 16 सूत्री मांगे दी हैं, अभी तक इन मांगों पर कोई भी फैसला यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है अभी तक इस पूरे मामले को एनालिसिस कर रहा है, जानने और समझने की कोशिश कर रहा है, और जब एक बार ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इसमें से कितनी मांगे माने जाने वाली है और कितनी मांगों को नहीं माना जा सकता। लेकिन छात्रों का यह कहना है कि जब तक 16 की 16 मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक इस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार किसी ना किसी रूप में जेएनयू की जो जमीन है या धरती है उस पर जिंदा रखा जाएगा। रजनीश, एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न जो हम देख रहे हैं, पहले भी फॉलो किया जाता था और वही पैटर्न, सिर्फ नारों की जो शक्ल है वो बदली है। यहाँ पर जो तस्वीर है वही पुरानी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम कन्हैया कुमार को कनेक्ट करें, वो तो अब राजनीतिक गलियारों में अब प्रवेश कर चुके हैं। अब दोबारा से छात्र राजनीति में जाने का प्रयास उनका, उसमें रुचि दिखाना, इस तरीके से सामने आकर के छात्रों की बात और उनकी आवाज़ों को बुलंद करना, ये क्या एक नया पैटर्न है? ये नफरती जुबान जो खोलते हैं, इसके जरिए क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए ऋतु, आप ये अच्छी तरह जानती होंगी कि जो सक्रिय राजनीति है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से होती है। और यही कारण है कि कन्हैया कुमार पहले जेएनयू रह चुके हैं और जेएनयू के छात्र रह चुके हैं, और वहां पर जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने अपनी छात्र राजनीति को चमकाकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, और यहां तक कि अगर बात की जाए चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हालांकि वो चुनाव हार गया था, लेकिन एक बार फिर अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको जिंदा रखने के लिए और इस जो यूजीसी वाला जो मुद्दा है इसको जिंदा रखने और इसको लगातार इस आग को हवा देने की कोशिश जो है वो जेएनयू की धरती से की जा रही है, चाहे वो लेफ्ट जो है वो विंग के छात्र संगठन हो। बिल्कुल, और इस वक्त वही तस्वीर देखने को मिले, चाहे डीयू हो चाहे जेएनयू में, लेफ्ट विंग जो है वो फिर से एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो एक बार फिर से एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं, और उस आग में चिंगारी का काम या घी का काम करते हुए कन्हैया कुमार भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, भारत में आज से एआई समिट की शुरुआत हो रही है। 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस समिट में करीब 65 देश शामिल होंगे, और इस इवेंट में दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दिग्गज एआई कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। तो समिट के लिए भारत मंडपम पूरी तरह से सज चुका है, तैयार हो चुका है। शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करने वाले हैं। एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 के दौरान 300 से ज्यादा एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे और एआई कंपनीज के सीईओ भी यहां पर इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे। और इस समिट का मकसद एआई इकोसिस्टम पर चर्चा करना है, उसके साथ ही प्रभाव और फायदों को जानना है। इसके साथ ही एआई से आने वाले खतरों को कम करने के लिए प्रयास पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। एआई समिट के दौरान रोजगार को लेकर के भी अहम चर्चा होगी। इस दौरान एआई पावर्ड न्यू टेक्नोलॉजी को भी अनवील किया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप और कंपनियां अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है उसके बारे में जानकारियां यहां पर विस्तृत रूप में बताएंगी। एआई इंपैक्ट समिट की मदद से न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत अपना नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रखने वाला है, बात रखने वाला है। साथ ही एआई फ्यूचर को आकार देने में भारत की यहां पर अहम भूमिका है। तो देखिए, एआई समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और 5 बजे का इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत कर देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राय जुड़ चुके हैं। पंकज, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से और कहीं ना कहीं भारत जो है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रोग्राम फिक्स है उसके बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आज एआई सम्मेलन का आयोजन है जिसका उद्घाटन शाम 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कई देश के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। लगभग 300 ऐसे प्रदर्शनी स्टॉल लगाएंगे जाएंगे जहां पर एआई को लेकर के क्या फीचर है, किस तरह से एआई आने वाले समय में काम करेगा, एआई में क्या क्या परिवर्तन किया जाएगा, एआई से किस तरह का खतरा है, इन तमाम चीज़ों पर जो है प्रतिनिधि जो है बैठेंगे, बातचीत होंगे। क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से एआई को लेकर के नए नए तकनीकी नए नए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए नए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जो कि किस तरह से
काम किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर देश जो है बैठ करके समिट जो है भारत जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, ये भी एक तारीफ है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आने वाला समय एआई पर कितना डिपेंड होगा इसको भी देखा जा रहा है और उसको पंकज, और कहीं ना कहीं आप जिस तरह की कंफ्यूजन्स कह लीजिए या जिस तरह से लोग परेशान भी हैं, खासकर वो वर्ग जो इस वक्त एआई को पूरी तरह से जानता नहीं है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम, ये जो शुरू होने वाला है, ये एक ज्ञान देने का काम करेगा, एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। साथ ही साथ पंकज ये भी बताइए कि कितनी कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं, कौन कौन सी वो टॉप कंपनियां हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी? जी बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है 5 दिन चलेगी, जिसमें इसमें जो है कई कंपनियां जैसे फ्रांसी, इजराइल की हैं, रूस की हैं, कई ऐसी कंपनियां जो इसमें शामिल होंगी। ये कंपनियां इसमें बैठेंगी और बातचीत होगा कि इसको किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए अप्रोच के साथ पंकज जिसको लाया भी जा रहा है, पेश भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यार कुछ पलों के लिए इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।